निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। तब देखो, नटों से 17.50 प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपए प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग, यानी कि अधिकतम है इसमें 12 घंटे किया जाए, तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो यहां देखो, माना नटों के पैकेटों या पैकेट, तो जो नटों के जो पैकेट हैं उनकी संख्या मान ली मैंने x, वह बोल्ट के पैकेट जो उन्हें लेके चला मैं y, तो x बराबर 0 पे होगा और y बराबर 0 पे होगा, क्योंकि कोई सी वैल्यू इनमें नेगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान देना है। अब देखो, अब पहले नटों के लिए मशीन ए का, यानी कि पहले मशीन ए को लेकर चलेंगे दोनों पे और फिर मशीन बी को लेकर चलेंगे। तो यहां दिया है मशीन ए जो है, मशीन ए 1 घंटा और मशीन बी 3 घंटे इनकी काम करना पड़ता है, किसके, नटों के निर्माण में। तो पहले नटों के निर्माण में मशीन ए का टाइम कितना रखा है इसमें, 1 घंटा। तो नट के निर्माण में तो ये 1 घंटा मशीन ए होगी इसमें, तो 1x हो गया इसमें। उसके बाद जो बोल्ट के निर्माण में है वो 3 घंटे मशीन ए। तो अब जब y का निर्माण होता है तो यहां मशीन ए चलती है कितने, 3 घंटे y पे, यानी 3 गुना है y आ जगह। तो पहला मशीन ए के लिए लेके चला। अब मशीन जो है अधिकतम रोजाना जो अधिकतम 12 घंटे चलती है, ठीक है। तो यहां दोनों में क्या ले लिया मैंने, मशीन ए लिख दी। तो मैंने पहले दोनों के लिए, यानी कि नटों के लिए भी मशीन ए 1 घंटा काम करती है, फिर दूसरी वाली शर्त में जो बोल्टों पर मशीन ए जो है 3 घंटे काम करती है। तो पहले वाली कंडीशन में दूसरे वाली में मशीन ए का कार्य हो गया। अब फिर कैसे, पहले वाली शर्त में चलेंगे। इसमें कहा है कि मशीन बी पर 3 घंटे, यानी कि बोल्ट को बनाने के लिए जो मशीन बी पर जो बोल्ट चलते हैं, जाते हैं, जो नट जाते हैं, तो वो 3 घंटे काम करेंगे। तो अब जब मशीन बी पे पहुंचेंगे तो 3 घंटे जो है वो किस पर, नटों के लिए काम होता है, 3x किसका, मशीन बी। और फिर जब हम बोल्ट को मशीन बी पर ले जाते हैं तो बोल्ट मशीन बी पर जो है वो 1 घंटे, यानी कि इन पर 1 घंटे का काम होता है। यहां भी अधिकतम कितना, 12। तो यहां आ गई इसमें मशीन बी। तो मशीन ए एक साइड में ले आया, मशीन बी को दूसरी स्थिति में, ठीक है। और यहां जो है जो जेड है इसमें, जो हमारे जो इसमें समस्या दिया है इसमें, वो दिया है कि नटो एक पैकेट का कितना, 17.50 का लाभ है। तो 17.50 यहाँ एक्स आ जाएगा प्लस। अब जो बोल्टों पे लाभ है वो 7 रुपए प्रति पैकेट है, तो 7.00 यहाँ वाई। इस तरह से क्या करना है, इसे अधिकतम बताना है। इसका यहाँ लिख देंगे, जिससे ताकि ध्यान रहे कि हमें क्या बताना है, तो लिख देंगे अधिकतम, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फिर एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि तुम्हें अच्छा समझ में आए कि जब नट के निर्माण में, तो अब नट और बोल्ट हमारे पास हैं, तो नटों के हमारे पास एक्स पैकेट हैं और
बोल्ट के जो पैकेट है हमारे पास वाई है, ठीक है ना। तो जब मशीन ए पर, दोनों के लिए मशीन ए पर काम करेंगे तो होता क्या है कि जब हम नटों को मशीन ए पर काम करते हैं तो 1 घंटे काम करना पड़ता है, और बोल्टों के लिए मशीन ए पर ही 3 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अधिकतम टाइम जो है वो 12 घंटे हो गए। तो मशीन ए पर दोनों को लेके, तो पहले नट को लेके और फिर बोल्ट को लेके, ठीक है। इसके बाद फिर मशीन बी पर दोनों को ले जाते हैं। तो जब मशीन बी पर दोनों को ले जाते हैं तो यहाँ पर नटों पे जो काम करती है मशीन वो 3 घंटे काम होता है, ठीक है। और बोल्ट पर जो काम होता है वो 1 घंटे होता है। तो टोटल टाइम जो है वो अधिकतम जो है यहाँ इधर पर अधिकतम साइन लगा रखा मैंने, वो होता है 12 घंटे का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इन समस्याओं को हल करने के लिए जो हमारे पास जो ये समीकरण है, इनको हल करने के लिए पहले हम क्या समीकरण रूप में लेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण रूप में लिखने पर, तो यहां देखो समीकरण रूप में लिख लेंगे ना। तो समीकरण रूप में लिखने पर समीकरण रूप में लिखने पर, तो देखो पहले वाली यहां जो हमारी जो इक्वेशन बल्कि यहां से स्टार्टिंग से कर लेंगे हैं। तो शुरुआत से देखो यहां, तो x बराबर 0, y बराबर 0, ये पहली समीकरण में आ गई, ठीक है। बराबर लगाने पर समीकरण बनती है। अब यहां देखो दूसरा समीकरण लिख लेंगे यहां, दूसरा समीकरण इस साइड के समीकरण को समीकरण रूप में ले लेंगे। तो x जमा 3y बराबर का निशान रखना 12, ये होगी समीकरण 2। अब थर्ड पा जाओ देखो, तो थर्ड को लिख लेंगे यहां, थर्ड है समीकरण, समीकरण रूप में चेंज कर लेंगे। तो 3x जमा y बराबर 12, ये हो गया हमारी थर्ड। अब यहां देखो जेड का मान तो यहां ऐसा निकल रहने देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां, अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हमें प्राप्त होगी। तो अब हम क्या करेंगे यहां, इसके लिए हम इसे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो समीकरण है यहाँ ग्रीन में पहले तो स्टार्टिंग जो है इसमें ग्राफ की शुरुआत जो है अक्षों की हम ग्रीन लाइन से करेंगे। यहाँ x o x डैश, यहाँ y o y डैश। अब जैसा कि हम जानते हैं कि y x का जो रेखा का समीकरण है वो क्या होता है, x बराबर 0। तो अर्थात ये वाली जो रेखा हुई यह हुई x बराबर 0। तो यहाँ जगह इस रेखा का नाम होगा x बराबर 0, ये वाली रेखा होगी x बराबर 0, ठीक है। x बराबर 0 हमने खींच ली रेखा। उसके बाद दूसरे वाली रेखा जो है x अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। तो इसका मतलब ये वाली जो रेखा हुई वो हुई y बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो अब शुरुआत करेंगे देखो यहाँ इन्हीं से। तो अब देखो जो x बराबर 0 से, तो बराबर वाली बात तो कंप्लीट हो गई। तो x जो है 0 से अधिक है तो x का मान अधिक की तरफ चलेगा, इधर को, यानी कि ये वाला क्षेत्र होगा। ऐसे ही y बराबर 0 से है तो ये ऊपर की तरफ को गिरा होगा इसमें, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो और जो है समीकरण से जो समीकरण बनी है और जो इन समीकरणों द्वारा क्षेत्र बनेगा वो पहले से चतुर्थांश में हमारा बन के चलेगा, ठीक है ना। तो पहले से नोट कर लो। अब देखो बालको, अब समीकरण 2 जो दी है यह 2 चर वाली जो है रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो ये x अक्ष और y अक्ष को जरूर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। जब x को प्रतिच्छेद करेंगे तो y बराबर 0 होगा, और जब यहाँ y अक्ष को प्रतिच्छेद करेंगे तो x बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रखना पड़ेगा।
ऐसे दूसरे वाले इक्वेशन भी ऐसे करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 के लिए हम सारणी बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो समीकरण 2 से ये x और यहाँ y, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे, जब x के स्थान में 0 रख देंगे, तो जैसे x के स्थान पे 0 आ जाएगा तो 3y बराबर कितना आ गया 12, तो y का मान आ गया 3 चौक 12 यानी 4। इसके बाद जब y बराबर हम 0 रख देंगे, तो जैसे y के स्थान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया 12 है। तो हमारे पास बिंदु आ गया 0 4, इसे a मान लेंगे, और दूसरा बिंदु जो है वो आ गया 12 है 0, इसे b लेके चले। ठीक है, तो पहले वाली जो है रेखा हम खींच लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 4 4 के बराबर एक बड़ा खाना 4 के बराबर मान लेंगे, इस आसानी होगी हमें। तो अब देखो यहाँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, एक बड़ा खाना 4 के बराबर ले लिया, तो यहाँ पॉइंट आ गया 0 4 यानी कि a पॉइंट आ गया, a 0 4। उसके बाद x अक्ष पे ये 4 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो यहाँ b 12 0। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b से होकर जाने वाली रेखा खींच लेंगे। ये नीले कलर में इक्वेशन लिखा था, नीले कलर की मैंने रेखा खींची थी, x जमा 3y और बराबर 12, इस तरह से। अब देखो, अब चलते हैं समीकरण 3 के लिए, हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ x y, जब हम x बराबर 0 रखेंगे, तो जैसे x का स्थान 0 तो y बराबर 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 लिख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ जब y के स्थान पे 0 रखेंगे हम, तो 3x बराबर 12 है, तो x का मान कितना 4 आ गया, तो x का मान आता है यहाँ 4। तो यहाँ बिंदु 0 12 है, ये बिंदु C आ गया, और उसके बाद बिंदु D 4 0। ठीक है, तो यहाँ 4 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 0 12। तो ये कौन सा बिंदु आ गया हमारा, ये C, तो यहाँ C लिख लेंगे। उसके बाद D जो है वो 4 0, तो 4 यहाँ है, तो D लिख के 4 0, इस तरह से हम इसे कर लेंगे। अब C और D से होकर जाने वाली रेखा का जो वो है वो 3x जमा y, पहले लिख लेंगे 3x जमा y बराबर क्या है यहाँ 12 है। अब देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर लिया दोनों रेखा, इस पॉइंट को निकाल लेंगे, तो E पॉइंट है ये, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, तो जैसे 3 से गुणा करें 3x, ये 3x कट जाएगा, तो किसका y का मान आ जाएगा। ठीक है, या समीकरण 3 में 2 इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो पहले y का अवलोकन हो जाएगा, कोई सी भी स्थिति में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 3 में किससे 3 से गुणा, तो y वाले बराबर हो जाएंगे, तो 3 से गुणा कर लो 3 में, तो 3 में 3 से गुणा, तो 3 दिया 9x प्लस 3y बराबर 36, 12 के 36 हो गए।
समीकरण नंबर 4, तो 4 में से क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे। तो x जमा 3y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ, 12 है, बल्कि ये घटानी है 2, तो यहाँ x जमा 3y बराबर 12 है, ठीक है, 2 ही है इक्वेशन हमारी। तो माइनस 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 हो गया, तो 3y से 3y कैंसिल, ठीक है। तो 9x से जब 1x जाएगा तो यहाँ 8x बचा, 6 में से 2 जाते हैं 4, 3 में से 2, तो x का मान जो है यहाँ x बराबर आ गया यहाँ 8 के 24 3। अब देखो, तो 2 से या 3 से कोई सी मतलब वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, देखो तो यहाँ लिखेंगे 2 से, यानी कि x का मान जो है 2 में रख देंगे, तो 2 से लिख देंगे इसे, क्योंकि बिंदु निकालने होते हैं। तो x बराबर जैसे 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो 3 जमा 3y बराबर 12 है, तो 3y बराबर 12 में से 3 जाते हैं 9, तो y बराबर कितना है, 3 तिया 9। तो हमारा जो बिंदु E है उसके निर्देशांक आ गए 3 और 3, इस तरह से हमारे निर्देशांक आ गए, तो यहाँ लिख लेंगे 3 3, तो E के निर्देशांक जो है 3 और 3, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब कोणीय बिंदु लिख लेंगे। तो अब इसके साथ साथ पहले हम यहाँ कोणीय बिंदु लिखने से पहले हम यहाँ पहले जो हमारी जो समीकरण हैं इनके द्वारा जो घिरे क्षेत्र हैं उन्हें हम ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ, अब देखो पहले चेक करेंगे कि पहले वाली समीकरण जो है मूल बिंदु की तरफ, इसके जो प्रसार क्षेत्र में है वो मूल बिंदु आता है नहीं आता। तो देखो, तो यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0 रख लेंगे, तो जैसे ही यहाँ 0 रखूंगा और यहाँ y का स्थान 0, तो 0 हो गए, तो क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब जो पहले वाली जो समीकरण है ये तो हमने क्लियर कर ली थी, तो इसमें क्या है, मूल बिंदु जो है वो आता है इसके क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्र में जो है मूल बिंदु दिया सकता, तो पहले सबसे पहले हमने ये लिखी थी, तो इसे ऐसा साइन लगा लेंगे इस तरह से, ये इसके बाद दूसरे वाले में जब रखेंगे तो यहाँ भी मूल बिंदु बिल्कुल ये 0 जमा x के स्थान में 0 का 0 हो गया, यहाँ 0, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो इसके वाले क्षेत्र में भी ये वाला क्षेत्र बना, और ये वाले क्षेत्र पहले आ चुके थे हमारे, तो इसका मतलब है कि ये वाला क्षेत्र जो है हमारा, यह घिरा क्षेत्र हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कोणीय बिंदु लिख लेंगे। अब देखो यहाँ, अब लिख लें कोणीय बिंदु, यानी कि कॉर्नर पॉइंट, जो जेड का मान है लिख लेंगे 17.50x और प्लस कितना 7 लिखेंगे, 7y। और देखो वाल को इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो A 0 4, उसके बाद E 3 3 और D 4 0, और यहाँ पर जो है मूल बिंदु O। तो इसके जो है, इसके जो कॉर्नर पॉइंट जो कोने हैं उसके पॉइंट निकाल लेंगे। तो पहले A लिख लेंगे, यहाँ A पॉइंट जो है 0 4, तो x का स्थान 0 से 0 हो गया, और 4 7 28। अब देखो दूसरा पॉइंट E है, तो 3,3, तो x के स्थान पे 3 रख लेंगे और y के स्थान पे 3 रख लेंगे, तो इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ 17.503 और जमा 7 गुणा 3, इस तरह से हल कर लेंगे। पहले x के स्थान पे 3 और y का स्थान 3 रख लिया, तो 0 3 5 15, 3 7 21 22, 3 1 3 और 2 5, 7 3 21,
तो 5 जीरो, 2 और 1 3 और 5 और 2 7। तो यहां बना 73.50। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ डी पे। अब कॉर्नर पॉइंट डी 4 0, तो एक्स के स्थान पे 4 रख लेंगे। देखो यहां, तो इसलिए 17.50 की 4 में गुना, नेक्स्ट वाला 0 हो गया क्योंकि यहाँ y का स्थान 0 है। तो 4 0 0, 4 पंजे 20 दशमलव, 4 7 28 और तो 30, 4 एकम 4 3 7, तो यहाँ 70 आ गया। और मूल बिंदु O है तो 0 0 है, तो इसका तो 0 0 आ जाएगा 0। अब देखो उसने कहा है कि अधिकतम, तो अधिकतम किस पे है यहाँ 3 3 पर, तो यहाँ है अधिकतम, तो लिख देंगे अधिकतम। ठीक है। अब देखो बाल को, यहां जो अधिकतम लाभ है वो 73.50 का आया। अब जो ई के निर्देशांक है वो 3 3 है, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 3। तो इसका मतलब है जो नटों के जो पैकेट हैं उनकी संख्या 3 और जो बोल्टों के पैकेट हैं उनकी संख्या भी यहाँ 3 है। लिख लेंगे इसे, ठीक है ना। तो यहां लिख लेंगे, तो इसलिए नटों की संख्या, लेकिन नटों के पैकेटों की संख्या है, लेकिन नटों के पैकेटों की संख्या लिख लेंगे। तो नटों के पैकेट जो है वो 3 व जो बोल्टों के जो पैकेट हैं वो भी 3। तो x का मान 3 है, तो ये नटों के पैकेट में x माना था मैंने, और बोल्टों के पैकेट है वो भी 3। तथा अधिकतम लाभ बराबर आया 73 रुपए 50 पैसे। तो अधिकतम लाभ रुपए लिख देंगे, रुपए का साइन लगा के 73 रुपए 50 पैसे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कर लेंगे।